नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। चलिए, मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी लोगों के यहाँ ठंडी पड़ने लगी कि नहीं पड़ने लगी। पड़ने लगी है भाई, बिल्कुल यहाँ पे तो जबरदस्त ठंड पड़ने लगी है। मतलब ऐसी भी जबरदस्त नहीं, पर ठंडी पड़ने लगी है, ठीक है। और आप सबकी दुआओं से जो गला कभी कोयल जैसे हुआ करता था वो कौवे जैसे हो गया, लेकिन आप सबकी दुआओं से नहीं हुआ। अब आप सबकी दुआओं से वो रिकवर होने वाला है। लगभग 90% गले पे आराम मिल चुका है, 10% केवल गले पे आराम बचा हुआ है, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बात कर रहे हैं नए साझेदार प्रवेश चैप्टर के बारे में। काफी सारे बच्चों की कुछ रिक्वायरमेंट आई, सर हमें याद नहीं होता, सर हमें पढ़ना कैसे है। तो मेरा मन किया कि एक वीडियो 20 से 25-30 मिनट का जरूर इसके लिए बनाना चाहिए, क्योंकि मैटर बहुत सारा है, पढ़ने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। काफी सारे बच्चों ने यह भी बोला कि सर आपको जैसे चीजें याद रहती हैं, कैसे याद रहती हैं। देखो, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो मुझे लगा यार एक वीडियो इनके लिए जरूर बनाना चाहिए। तो चलो, आज अपन कुछ ना पढ़ करके और कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं। ये बातें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, ये बातें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को समझिए। देखिए, जैसे मैं स्पेशली अकाउंट सब्जेक्ट की बात करूं, इसको याद कैसे करना है, इसको हमें पढ़ना कैसे है, तरीकों को समझिए। देखो, कॉपी बना लेने से, सारी चीजें लिख लेने मात्र से, किताबें पढ़ लेने मात्र से कुछ नहीं हो जाता। कॉपी लिख लेने से कुछ नहीं हो जाता। मैंने देखा काफी सारे बच्चे क्या करते हैं कि जैसे ही पीडीएफ भेजा तो लगातार 1 से लगाकर 5 चैप्टर तक की पूरी पीडीएफ वो पहले लिखेंगे, 4 से 6 दिन लगाएंगे केवल लिखने में। जब वो लिख के कंप्लीट हो जाएगा तो फिर उसको क्या करेंगे, बोले पढ़ने का प्रयास करेंगे। पॉसिबल ही नहीं है बच्चा, पॉसिबल ही नहीं है कि आप इकट्ठा पूरी चीजें लिखने के बाद फिर आप याद कर पाओ। तो थोड़ा थोड़ा करके याद करो, थोड़ा थोड़ा करके याद करो। भाई, अगर एक व्यक्ति से बोला जाए कि क्या आप हाथी खा सकते हो, तो बोलेगा कि क्या बात कर रहे हो यार, इतना विशाल का हाथी को कोई खा सकता है क्या। लेकिन यदि मेरे से पूछा जाए, हालांकि मैं खाता नहीं हूं, ठीक ना, मैं खाता नहीं हूं भाई, मैं मांसाहारी नहीं, मैं शाकाहारी हूं। लेकिन यदि मेरे से पूछा जाए कि क्या तुम खा सकते हो, तो मैं बोलूंगा मैं बिल्कुल खा सकता हूं। बोले कैसे, बोले उसको टुकड़े कर करके। मतलब मैं आपको समझा रहा हूं, कहने का मतलब क्या है। कहने का मतलब सीधा ही है कि अगर आप चीजों को थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से वो कंप्लीट हो जाएंगी। लेकिन हमारी आपकी आदत क्या होती है कि पहले तो चीजें पूरी लिख के कंप्लीट हो गई, पूरी कॉपी बन के कंप्लीट हो गई, उसके बाद फिर हमने क्या किया, पढ़ना चालू किया। मतलब 1 हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, काफी सारे बच्चों की जिंदगी तो साल भर में आधे जिंदगी तो लिखते में ही चली जाती है, कुछ याद वगैरह करना नहीं उनको। जैसे आप में से भी काफी सारे ऐसे लोग होंगे जिनको लिखने में बहुत मजा आता है, उनके नोट्स कंप्लीट पढ़िए, भले उनसे एक चैप्टर भी नहीं बनता है। देखो, ऐसा करने से कुछ होने वाला है नहीं, बात समझ जाओ, ऐसा करने से कुछ होने वाला है नहीं। चीजें याद क्यों नहीं रहती है, प्रॉब्लम वाली बात है। देखो, जो हमारा दिमाग है ना, ये बहुत स्टोरेज कर सकता है, लेकिन ऐसा क्या है कि बहुत सारी चीजें ये अपने आप हटा देता है, डिलीट कर देता है। बिल्कुल यहां से चीजें अपने आप डिलीट हो जाती हैं। जो काम की चीजें वो अक्सर यहां से डिलीट हो जाती हैं। ऐसा कैसे होता है? देखो, ऐसा इसलिए होता है भाई, आपसे अगर मैं पूछूं, बताओ शोले पिक्चर में कौन सा हीरो था, आप बोलोगे अमिताभ बच्चन था। हो सकता है शोले पिक्चर आज से आपने 4 साल पहले देखी, लेकिन आपको याद है अमिताभ बच्चन हीरो था उसमें। अगर मैं आपसे बोलूं कि चलो बताओ यार, याराना पिक्चर में कौन सा हीरो है, आप तुरंत बता दोगे। अगर मैं आपसे पूछूं कि चलो बताओ दबंग मूवी में कौन सा हीरो है, आप तुरंत बता दोगे। ना सिर्फ बता दोगे, वरन आप पूरी स्टोरी उसकी खोल के मुझे बता दोगे कि सलमान खान था, ऐसा था, वैसा था, ये था, वो था, फलाना ढिकाना, पूरा आपको याद होगा, एज इट इज याद होगा कि नहीं याद होगा। अब सोचो कि इस दिमाग को क्या ये स्टोर करने की जरूरत थी? नहीं थी। क्या मतलब स्टोर करने का? भाई, किस मूवी में कौन सा हीरो था, इसके दम पे तो कोई एग्जाम निकलने वाला है नहीं, ना ही आपकी ये 12वीं में काम आने वाला है। लेकिन दिमाग ने इसको तब भी स्टोर किया हुआ है। समस्या क्या है? समस्या यह है कि आपने उसको इमेजिनेशन के थ्रू और एकदम साइलेंट भाव से और एकदम कॉन्सेप्चुअली एकांत मन से उस मूवी को देखा था, इसलिए आज तक आपके दिमाग में बैठी हुई है। जैसे कि सपोज दैट कि कोई ऐसी घटना अगर घटित होती है आपके जीवन में जो सुखमय प्रदान करती है, वो चीजें आपके लंबे समय तक चलती हैं, लंबे समय तक आपको याद रहेगी। जैसे कि आज से 10 साल पहले यार, मैं जब थोड़ा सा मतलब कम उम्र का था ना, आज से 10 साल पहले एक बार मैं साइकिल चलाते जा रहा था। मतलब अब क्या बताऊं, उस टाइम पे मेरे नाना जी ने मुझे 500 रुपये दिए थे। वो चीज मुझे याद है। या तो कुछ ऐसा सुख का अनुभूति होती है जो आज से बहुत साल पहले हुई। जैसे इस लॉकडाउन पीरियड में अगर किसी के घर में कुछ स्पेशल डिश बनी हो, डोसा वगैरह, इडली वगैरह अगर बना, उसको याद होगा कि फला तारीख को हमने बनाया हुआ था। हो सकता है डेट भूल गई हो, लेकिन याद होगा कि फला तारीख को हमने बनाया था, या हमने इडली और डोसा खाया था। वो चीज दिमाग याद रखता है। ऐसा क्यों? वो चीजें याद रखता है। या कुछ दुख की बातें वो भी चीजें आपको याद रहती हैं, जबकि क्या जरूरत है, नहीं जरूरत है, लेकिन दिमाग फिर भी स्टोर करके रखता है। लेकिन जो काम की चीजें, जैसे काफी सारे बच्चों ने बोला कि सर हम जब पढ़ते हैं तो मैं पढ़ी पढ़ाई चीज भूल जाती है।
जैसे कि आपने स्टार्ट किया साझेदारी से, आप क्या समझते हैं? सपोज दैट हमने पढ़ा भाई दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर जब आपस में पारस्परिक संबंध या व्यवहार बनाते हैं, आपस में समझौता करते हैं और मिलकर व्यापार को चलाते हैं, लाभ हानि का बंटवारा करते हैं, उसे हम लोग साझेदारी कहते हैं। अब इस लाइन को पढ़ने में बच्चा रट्टा मार रहे हुआ है, रट्टा मार के पढ़ रहा, आधे घंटे तक पढ़ा, आधे घंटे में 4 लाइन 6 लाइन याद हो गई, 4 दिन बाद फिर वो लाइन आराम से अपने आप क्या हो जाएगी, लैप्स हो जाएगी, अपने आप गायब हो जाएगी, कुछ भी पल्ले उसको पढ़ने वाला है नहीं। तो यहां पे समस्या क्या है, इस बात को समझो। समस्या यह है कि वहां पर हमने उन चीजों को ढंग का पढ़ा नहीं है, क्योंकि आपने केवल रट्टा मारा है, वो चीजें कभी याद नहीं होंगी। जैसे आप सपोज दैट यहां पे पढ़ के आप जा रहे हो, जैसे आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, तीसरा पढ़ लिया, छठवां पढ़ लिया, ये वाला आप चैप्टर पढ़े जा रहे हो। अगर आपने इनको रट्टा मारा हुआ ना, तो आपसे एग्जाम में कभी नहीं बनेगा। क्वेश्चन आ जाएगा साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम लिखो, आप साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें लिख के आ जाओगे। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूं, यकीन मानो अब तक का जितना भी आपने वीडियो देखा होगा, सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो आज का ही है, क्योंकि आज मैं आपको बता रहा हूं कि हम पढ़ना कैसे है, हमें पढ़ना कैसे है। सबसे इंपॉर्टेंट तो आज का है, सबसे इंपॉर्टेंट तो आज का वीडियो है, तो आराम से सुनना, इसको बोरिंग मत समझना, ठीक है? बात को समझो। तो हमें क्या होता है, वो चीजें अक्सर क्या हो जाती हैं, बोले सर भूल जाती हैं। संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम पूछा था, हमने प्रमुख बातें लिख के आ गए। स्थायी पूंजी खाता परिवर्तनशील पूंजी खाते में अंतर पूछा था, हमने स्थायी की जगह परिवर्तन पूंजी खाते का लिख दिया और परिवर्तनशील पूंजी खाते की जगह स्थायी पूंजी खाते का अंतर का आधार लिख दिया और हम करके चले आए। बाद में जब घर आए हमने मिला यार, तो हमने गलत कर दिया। इस तरीके की गलती आपसे भी होंगी बच्चा, इस तरीके की गलती आपसे भी होंगी। तो ऐसा क्या करें कि इस तरीके की गलती ना हो? तो देखो, इसके लिए सबसे बढ़िया क्या है कि आप, काफी सारे बच्चों को मैंने देखा हुआ है कि वो सब कुछ पकड़ने के चक्कर में बहुत कुछ छोड़ देते हैं। देखो, आप जैसे आज बैठो, एक दिन में आप एक सब्जेक्ट चूज करो, 2 सब्जेक्ट चूज करो, लगातार 4 से 6 दिन उसको कंटिन्यू पढ़ो तो सही। लेकिन आप में क्या होता है, सुबह टाइम आपने अकाउंट पढ़ा, दोपहर टाइम आपने इंग्लिश पढ़ा, शाम टाइम आपने इकोनॉमिक्स पढ़ा और रात टाइम आपने क्या कर दिया, व्यवसायिक अध्ययन पढ़ा। पता चला पूरे दिन में कुछ भी याद नहीं हुआ। ये दिक्कत वाली बात है आपके साथ। ऐसे पढ़ेंगे तो कभी भी जीवन में कुछ नहीं याद हो पाएगा। तो करना कैसे? बोले करना ऐसे कि एक सब्जेक्ट उठाओ, जैसे अकाउंट। अब अकाउंट आपने उठाया, पहले चैप्टर से आपने पढ़ना स्टार्ट किया, आपने पढ़ा लाभकारी संगठन से हम क्या समझते हैं, आपने पढ़ा प्राप्ति भुगतान खाता क्या है, आपने पढ़ा आय व्यय खाता क्या है, आपने पढ़ा प्राप्ति भुगतान खाते की विशेषताएं क्या है, आय व्यय खाते की विशेषताएं क्या है, आपने पढ़ा कि अलाभकारी संगठन की आय के प्रमुख मदें क्या होती हैं, व्यय के प्रमुख साधन क्या होते हैं, प्राप्ति भुगतान खाता रोकड़ खाते में अंतर क्या होता है, प्राप्ति भुगतान खाता आय व्यय खाते में अंतर क्या होता है, प्राप्ति भुगतान खाता आर्थिक स्थिति का घोतक नहीं है। ये थ्योरी जब आपने पढ़ी तो आप ये मानो कि आप खुद एक अलाभकारी संगठन हो और फिर आप उसको पढ़ो। फिर अगर भूले तो बताओ, मेरे से अभी कोई थप्पड़ मार के पूछ लेगा, मैं बता सकता हूं। एक एक थ्योरी मेरे को याद है, हर चैप्टर की मैं यहीं पे खड़े होकर सारी थ्योरी आपको बता सकता हूं, याद है मेरे को, क्योंकि मैंने उसको रट्टा नहीं मारा हुआ ना, मैंने इमेजिनेशन करके पढ़ा हुआ है। एक इमेज के थ्रू पढ़ो, चीजें हमेशा याद रहेंगी। अगर आपने इमेज के थ्रू पढ़ने का भाई, मूवी आपको क्यों याद रहती है? क्योंकि उसको आप इमेजिनेशन करके देखा हुआ है। चीजें अगर इमेजिन करके, अगर एक्सप्लेन करके और इमेजिन करके पढ़ोगे तो कभी नहीं भूलने वाली है। मैं जब साझेदारी पढ़ाता हूं तो मैं मानता हूं कि मैं एक साझेदार हूं। मैंने पढ़ा है भाई 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर जब किसी वैधानिक मतलब कि एक लीगली व्यापार को चलाते हैं, आपस में सामंजस्य बनाकर किसी कार्य को करते हैं, लाभ हानि का बंटवारा करते हैं, पारस्परिक संबंध होता है, तो उसे साझेदारी कहते हैं। हमने इमेजिन किया हुआ कि मैं एक साझेदार हूं, 2 या 2 व्यक्ति से अधिक मैंने मिला, तो ये चीजें मेरे को हमेशा याद रहती हैं। ये चीज मेरे को हमेशा याद रहती है। तो आपकी गलती क्या है कि आप समझने की बजाय रट्टा मारने में लगे। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर जब किसी वैधानिक व्यापार को काम करते हैं, आपस में लाभ हानि का बंटवारा करते हैं, तो उसे हम साझेदारी कहते हैं। 2 या 2 से अधिक व्यक्ति मिलकर जो 2 या 2 से, यार कभी नहीं याद होने वाला। और यदि बाई चांस तुमसे याद भी हो गया तो एग्जाम टाइम में 100% भूल के चला जाएगा, कंफर्म है। देखो 10वीं और 12वीं की पढ़ाई पे जमीन आसमान का अंतर है, ठीक है? अंतर क्यों है? देखो 10वीं में एक बुक हुआ करती थी, सपोज दैट कि ये मैथ की बुक थी, सपोज दैट इसी बुक से पूरा पेपर बनता था, इसी बुक से बनेगा, कंफर्म है। मतलब अगर आप रट्टा भी, जैसे कि आपकी प्रवृत्ति है रट्टा मारने की, अगर आप रट्टा भी मार के जा रहे हो तो उसी बुक से पेपर आएगा, कंफर्म है। तो भाई उदाहरण वगैरह ये सब लगा लिया तो नहीं भी सवाल आता है, लेकिन रट्टा मारा हुआ तो एग्जाम में लगा के चले आओगे। ये तो 10वीं के एग्जाम हुआ, लेकिन 12वीं में ऐसा नहीं। हम जिस बुक से पढ़ रहे हैं, आप सबको पता है कि हम इस बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बुक से जब हम पढ़ रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि इसी बुक से सवाल आपको फंसे। हो सकता है नवबोध की बुक का सवाल आ जाए, हो सकता है जीपीएच की बुक का सवाल आ जाए, हो सकता है गवर्नमेंट की कोई बुक का सवाल आ जाए, हो सकता है परीक्षा अध्ययन से आ जाए, नवबोध से आ जाए, फलाना ढिकाना से आ जाए, राठी की बुक से आ जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट सबका सेम होगा। भाई साझेदारी तो साझेदारी है, पार्टनर्स कैपिटल तो पार्टनर्स कैपिटल है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन है।
रियलाइजेशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल, तो रियलाइजेशन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है, वो दुनिया की किसी भी बुक में होगी। तो चीजें कॉन्सेप्ट से पढ़ो, यहां पे समस्या आएगी। अगर आपने ये बुक पूरी रट्टा भी मार ली ना, तब भी हो सकता है इसमें से 2 क्वेश्चन मिले, बाकी कुछ ना मिले। बिल्कुल 101% कह रहा हूं। आप पुराने पेपर उठा करके चेक कर लो, जरूरी नहीं है कि किसी एक किताब से पूरा पेपर कभी बनाओ, कभी आज तक नहीं बना हुआ। मैं 12वीं की बात कर रहा हूं, कभी आज तक नहीं बना। पेपर उठा के पिछला भी देख लो। हाँ, लेकिन मैं जितना पढ़ा रहा हूं, जितनी थ्योरी, जितने ऑब्जेक्टिव मैं कराऊंगा, वो सारा कुछ आएगा आपका एग्जाम पे, क्योंकि मैं किसी एक किताब से नहीं कराता हूं। अब जैसे मैंने बताया औसत लाभ लाभ विधि में अंतर आता है, आपकी इस बुक में नहीं दिया हुआ है, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, मैंने कराया हुआ है, एग्जाम में नहीं पूछता है। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो इस बुक में नहीं है, लेकिन एग्जाम में पूछी जाती है, मैंने वो कराई हुई है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के लिहाज से वो इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्वेश्चन वहां से, इसलिए मैं करा रहा हूं। बहुत सी ऐसी चीजें हैं। तो चीजें क्या है कि रट्टा मारना बंद करो, क्योंकि आपका जो माहौल बना हुआ है वो 10वीं वाला मिला हुआ है। जब आप एग्जाम हॉल पे बैठोगे, एग्जाम हॉल में आप करोगे 25 नंबर के ऑब्जेक्टिव करोगे, 25 नंबर ऑब्जेक्टिव के बाद जब आप 2-2 नंबर या 3-3 नंबर, 4-4 नंबर, 5-5 नंबर की थ्योरी में होगी, एनी सब्जेक्ट की बात हो, इकोनॉमिक्स का हो, इंग्लिश का हो, अकाउंट का हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो, आप भूल जाओगे कि यार साझेदारी की विशेषताएं हमने लिखना है कि प्रमुख बातें, समझ में नहीं आती, क्योंकि आपने तो रट्टा मारा हुआ। ठीक है, तो चीजें जब आप समझोगे, प्राप्ति भुगतान खाता ये है, इसको हम ऐसे बना, इमेजिन करो कि भाई हमने प्राप्ति भुगतान खाता बनाना शुरू किया था। प्राप्ति भुगतान खाता हमने कैसे बनाया था? बोले सर यहां पे हमको ऊपर सर ने बताया था क्या लिखना है, हेडिंग लिखना है, फिर उसके बाद रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट लिखना है, फिर उसके बाद डेट लिखा जाता है, फिर उसके बाद रिसिप्ट इधर होती है, अमाउंट इधर होता है, पेमेंट इधर होता है, अमाउंट इधर होता है। इमेजिन, मतलब चीजें इमेजिन करो अपने दिमाग पे। सारी चीजें तुम्हारे इन फ्रंट आप चलती होनी चाहिए, सारी चीजें तुम्हारे दिमाग के सामने चलती होनी चाहिए। हाँ ऐसा करेंगे, ऐसा ठीक है। इसके बाद रिसिप्ट सारी ये होती है, पेमेंट सारी ये होती है, ठीक है, ये प्राप्ति भुगतान, इसकी विशेषताएं ये होती हैं। प्राप्ति भुगतान ठीक है, अगर रिसिप्ट इधर है तो भाई ये सिंपल सी बात है, नाम मात्र होगा नहीं, वास्तविक खाता होगा। चीजें इमेजिन करो, क्योंकि जितना ज्यादा आपने इमेजिन कर लिया ना, उतना ही चीजें कभी नहीं भूलने वाली है। मैंने बताया ना, आज की क्लास बहुत दमदार होने वाली है, आपकी लाइफ चेंज कर देगी बेटा। पढ़ने का तरीका आप चेंज कर लो, ठीक है, पढ़ने का तरीका आप चेंज कर लो। पूरा वीडियो लास्ट तक देखना, आज पढ़ाऊंगा कुछ नहीं, जिसको नहीं देखना वो आज जा सकता है, आज की क्लास उसके लिए नहीं है। ठीक है, जिसको ज्ञान लेना है, जिसको समझना है, जिसको पढ़ना कैसे, वो ध्यान से समझो। हमने पढ़ लिया, सारी चीज हो गई, ठीक है, इमेजिन कर लिया सारा कुछ, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन आ गया, संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम से आप क्या समझते हैं? ये नियम लिखिए। बहुत सारे बच्चे संलेख की प्रमुख बातें लिख के जाते हैं। क्वेश्चन आया, साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम लिखिए। बच्चे लिया फर्म का नाम, फर्म का पता, साझेदारों के नाम, साझेदारों के पते, साझेदारों की पूंजी, पूंजी पर ब्याज, फलाना ढकाना, जबकि वो आंसर किसका था? संलेख की प्रमुख बातों का, ना कि अभाव में लागू होने वाले नियम का। क्योंकि बच्चे ने तो क्वेश्चन रट्टा मारा है ना, भूल गया कि प्रमुख बातों का उत्तर था कि संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम का उत्तर था। तो करना कैसे था? इमेजिन करो, आपने संलेख पढ़ा, आपने पढ़ा साझेदारी संलेख। संलेख एक पुस्तक है, संलेख एक प्रपत्र है। संलेख होना अनिवार्य नहीं है साझेदारी व्यापार में, संलेख है तो लिखित होना भी अनिवार्य नहीं है साझेदारी व्यापार में। तो एक ऐसा प्रपत्र जिसमें साझेदारों के आपसी संबंधों और व्यवहार सभी का लेखा किया जाता है। हाँ ठीक है, एक पुस्तक है। इमेजिन कर लिया, सारी चीज आपके इर्द गिर्द घूम रही होती है, सारी चीजें इमेजिन हो रही होती हैं, सारी चीजें इमेजिन हो रही होती हैं। अब इसके अभाव में अगर ये नियम नहीं है भाई, यदि लाभ के बंटवारे का नियम नहीं है तो लाभ बराबर बांटा जाएगा। भाई यदि पूंजी के बारे में नियम नहीं है तो पूंजी पर ब्याज नहीं दिया जाएगा। भाई यदि किसी साझेदार ने पूंजी के अतिरिक्त ऋण दिया है, यदि मैंने ऋण दिया होता फर्म को और ऋण पर ब्याज की दर नहीं होती तो 6% वार्षिक लगती। यदि किसी साझेदार को वेतन या कमीशन देने की बात नहीं है तो वेतन कमीशन नहीं दिया जाता। इमेजिन करो, ये सारी चीजें आपके इर्द गिर्द घूमती होनी चाहिए। चीजें इमेजिन करके पढ़ो, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, कभी नहीं भूलेगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, जीवन में कभी नहीं भूलेगा। अच्छा ये चीजें हमने कर ली, तो इन चीजों से बच के रहना, थ्योरी रट्टा नहीं मारना, समझ के करना, कभी नहीं भूलेगा, गारंटी के साथ बोल रहा हूं, एक सिंगल थ्योरी नहीं बोलने वाली है। ठीक है, हमने इसको किया। सवालों पे जब हम आए, हमने सवाल किया, सवाल प्रैक्टिस से आने वाले हैं। जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा सवाल आपसे बनेंगे। लेकिन यहां पे भी गलती आप क्या करते हो, आपने किताब उठाया, शुरुआत की, अरे ये क्वेश्चन हमसे बनता है, पलटो ये भी 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 बनता है। बस गड़बड़ी वहीं पे है, बनता तो सब है, लेकिन फिर पढ़ते क्यों है? बोले पढ़ते इसलिए ताकि चीजें कंफर्म हो। अगर आपसे बनता तो एक बार दो बार फिर से कर लो यार, दिक्कत क्या आने वाली है? कुछ दिक्कत होने वाली है क्या? कुछ भी दिक्कत होने वाली नहीं है।
तो चीजें जितनी बार आप सवालों को लगाओगे उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। तो याद रखना, सवाल आप एक सवाल को 2 से 4 बार आराम से पढ़ो, बार बार लगाओ, प्रैक्टिस करो। खाली टाइम बैठे हो दोपहर में तो केवल प्रैक्टिस करो, सवाल लगाते जाओ, सवाल लगाते जाओ, सवाल लगाते जाओ, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। हर चैप्टर का अगर आपको एग्जाम में सवाल लगाना है तो आपको हर चैप्टर के सवाल कई मर्तबा लगाने पड़ेंगे, तब आपको चीजें याद होने वाली है। इस बात को याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट बात क्या, अब जैसे कि सपोज आपने पहला चैप्टर पढ़ लिया, दूसरा पढ़ लिया, तीसरा पढ़ लिया, छठवां भी आपने पढ़ के आगे साझेदारी फर्मों का विघटन, उस चैप्टर के बारे में इमेजिन करा भाई विघटन क्या होता है। विघटन का मतलब समापन होता है। विघटन की जो भी थ्योरी थी, विघटन की थ्योरी आपने पढ़ी, सारी थ्योरी मैंने कराई हुई है, एक को छोड़ करके आपको पता है। पुनर्मूल्यांकन खाता और आपका वसूली खाते में अंतर, इस चैप्टर में जब हम पुनर्मूल्यांकन पढ़ लेंगे तो उसके अंतर भी पढ़ेंगे। मुझे याद है, सोचो मेरा एक बैच नहीं चलता, ये अकाउंट बस का मेरा बैच नहीं चलता, मेरा मैथ के बैच चलता है, मेरा पॉलिटी का चलता है, मेरा जियोग्राफी का चलता है, इतने सारे बैच चलते हैं। मैं अपनी खुद भी पढ़ाई करता हूं, वो भी मेरे दिमाग में अपलोड है, आपकी बातें भी मेरे दिमाग में अपलोड है। कहने का मतलब क्या, मैंने कोई चीज ना रट्टा नहीं मारी हुई है भाई, मैंने हर चीज इमेजिन करके पढ़ी हुई है। अगर मैं साझेदार पढ़ा रहा हूं तो मैं अपने आप को साझेदार बना लेता हूं। अगर मैं अवकाश ग्रहण पढ़ाऊंगा तो मैं अपने आप को यह मानूंगा कि मैं तो वो साझेदार हूं जो अवकाश ग्रहण ले चुका हूं। अगर मैं प्रवेश साझेदार बना रहा हूं तो मैं अपने आप को साझेदार का प्रवेश मान लेता हूं और फिर उसकी इमेजिन में काम करता हूं। चीजें इमेजिन बना के करोगे तो कभी नहीं भूलेगा, इस बात को याद करना, ठीक है। और जीवन में एक चीज याद रखना, मेहनत करना, शॉर्टकट के चक्कर पे मत भागना, कुछ नहीं होगा। मेहनत करना, देखो क्या है बच्चा की सबसे बड़ी बात क्या है कि मैं मेरे मन में ऐसा कभी नहीं हो सकता है, 12वीं के बाद हमारी आपसे कभी भी मुलाकात तो खैर होती ही नहीं है, लेकिन बातों की बातें हो सकता है। आज आप लोगों का कुछ डाउट से आपने मेरे को कॉल करके पूछ लिया, मैंने उसका रिप्लाई दे दिया। कल को हो सकता है जब हम लोग अलग हो जाएंगे, अलग का मतलब आप 12वीं पास करके जो ईश्वर चाहेगा बहुत अच्छे नंबर से आप सब पास होगे, तो हमारी आपकी बातें भी बंद हो जाएंगी। सिंपल सी बात है, आपकी अपनी बिजी शेड्यूल है, मेरा अपना बिजी शेड्यूल है, आपकी अलग लाइन हो सकती है, मेरी एक अलग लाइन है, तो अलग भी हो सकता है। जिनकी सेम लाइन है, बात की बात है उनकी। चीजें क्या है कि यदि आपको हमेशा एक ऐसा बिहेवियर रखना है कि हमको मेहनत करना है, तो यार मेहनत ही जीवन का वह परम सत्य है जो कभी भी बेकार नहीं जाता है। और एक बार अपने विद्यार्थी जीवन में चुगली करना छोड़ दो, है ना, नॉनसेंस स्टूपिड नहीं। देखो अगर आप गलत तरीके का काम करोगे तो उसका परिणाम गलत होगा। ये कर्मों का फल यही भोगना है, यही। कैसा कर्म का फल, एक बच्चा 12वीं पढ़ता नहीं है, सप्लीमेंट्री हो जाएगा, रुक जाना नहीं है, फेल हो जाएगा। ये क्या था, बोले कर्म किया था साल भर, अंत में जाके उसका फल मिल गया, फेल हो गया, सप्लीमेंट्री हो गया। तो चीजें क्या, जैसे क्या होता है, काफी सारे बच्चों को मैं देखता हूं कि जब उनका रिजल्ट आएगा अप्रैल या मई में, तो पता है क्या बोलेंगे, अगर मान लो अच्छा पढ़ने वाला भी है, 85% आ गए, बोले थोड़ा मेहनत और की हो जाती तो मेरा 90% आ जाता, तो यार कर लेते, कौन सा तेरा हाथ किसी ने पकड़ के रखा था, है ना, सही बात यही होता है। थोड़ा सा और मेहनत की होती तो मेरा 95 आ जाता है, तो कर लेते भैया, कौन सा तेरा कोई किसी ने हाथ काट के रखा था या हाथ पकड़ के रखा था, करना चाहिए था मेहनत। तो ये सारी चीजें गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप जब रात में सोए ना, जैसे 12 बजे आप सोए या 11 बजे, जो भी आपका टाइम शेड्यूल है उस हिसाब से जब आप सोए ना, तो हमेशा एक चीज याद रखिए कि अपने लिए आज पूरा दिन क्या किया, इस बात को हमेशा याद रखना। सुबह से उठ के मैंने अपने लिए क्या किया, ये जीवन अपने लिए कुछ कर रहे हैं, दूसरों के लिए दूसरा कोई किसी का नहीं है, इस जीवन पे कोई भी किसी का नहीं है, ठीक है। रामायण में कहा गया है कि सुर नर मुनि जन के यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। ये जितना भी बाह्य आडंबर हमारे पास दिख रहा है, सब स्वार्थ के बस है। तो अपना कीमती समय इन्हीं क्यों दे, अपने आप को देना, तो अपना कीमती समय अपने लिए रखें। किसी से भी व्यर्थ की बात करके टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। आज भी मुझे बड़ा कहने पे अचंभा भी लग रहा है और बड़ा बुरा भी लगता है कि सोचिए 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चे सुबह उठते हैं, बच्चे उठते हैं तो मोबाइल देखते हैं, व्हाट्सएप में स्टेटस लगाते हैं और व्हाट्सएप देखते हैं। स्टेटस भी पता नहीं क्या, किसी का बर्थडे है तो डाल दिया हैप्पी बर्थडे, और उसको जितने लोगों ने विश किया होगा वो सारा स्टेटस लगा पड़ा। अच्छा मैं भी करता हूं भाई, मैं क्यों बोलूं, ठीक है। देखो ज्ञान देना सरल है लेकिन वो होना बड़ा कठिन है, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। तो इन सब चीजों में कुछ नहीं रखा है। आपका एक विद्यार्थी जीवन है, उस विद्यार्थी जीवन के दौरान आपको मेहनत करना है और जिंदगी में सफल होकर आगे बढ़ना है। जिंदगी में सफल होकर आगे बढ़ना है। अपना एक डिजायर सेट करो, अपना एक गोल सेट करो, उस गोल के हिसाब से काम करो, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। सुबह उठते ही अगर मेरे को कलेक्टर बनना है, सुबह उठते ही मेरे को कलेक्टर बनना है, आपके दिमाग में वो चीजें रिकवर होती रहेंगी। आपका दिमाग याद दिलाता रहेगा कि तुमको इतनी मेहनत करना है, मेरे को 99% लाना है, 95% लाना है। इट इज अ पॉसिबल, एवरीथिंग इज अ पॉसिबल। अभी नेट का एग्जाम हुआ, आपको पता है कि 420 में 420 एक लड़का और एक लड़की ने लाया, जो कि असंभव था, कभी नहीं हुआ था, लेकिन हुआ, पॉसिबल हुआ।
अगर आपके जैसे उसने सोचा होता इम्पॉसिबल तो कभी पॉसिबल नहीं होता। सोचो 420 नंबर में 420 नंबर लाई। एक लड़की थी और एक लड़का था। शायद लड़की मेरे हिसाब से दिल्ली की थी और लड़का जो था वो मेरे हिसाब से आंध्र प्रदेश का था या जहां का भी था, मतलब लाया। अभी हाल ही के एग्जाम, हाल ही के पेपरों में आपने उसके बारे में पढ़ा होगा। तो सब कुछ पॉसिबल है, लेकिन बस उसके लिए रास्ता सही होना चाहिए। कमी क्या है हम आप में? देखो, दो चीजें। एक तो स्वार्थवश चीजें जुड़ी होती हैं, जैसे कि एज अ मैं टीचर हूं, मैं आपको बता रहा हूं, मैं क्या सोचूंगा, आपका अच्छा रिजल्ट नहीं भी है 10वीं में, अगर ये बच्ची आर्ट ले लेगी तो ऐसा ना हो कि मैं कॉमर्स का टीचर हूं, मेरे से ट्यूशन ना पड़े, दिक्कत है, एक काम करो बेटा तुम कॉमर्स ले लो, ठीक है। अब मैंने कॉमर्स दिलवा दी, मुझे पता है उसका नीड नहीं है, उसका सिक्योरिटी नहीं है, वो नहीं कर पाएगी, लेकिन चूंकि मेरा स्वार्थ चिपकता पड़ेगी तो मेरे से ट्यूशन पड़ेगी। मैंने कॉमर्स दिलवा दिया। रिजल्ट 12वीं में क्या है, बोले सप्लीमेंट्री फिर से हो गई, फिर से किसी तरह से पास हो गई, 12वीं पास कर लिया। फिर मैंने क्या बोला, मेरे से परामर्श लेने, मैंने बोला भाई बीकॉम कर लो, बीकॉम का भी मैं ट्यूशन पढ़ाता हूं, मैंने बीकॉम भी ले लिया। बीकॉम फाइनल भी बेचारी का हो गया, विवाह हो गया, अपने घर चली गई, पूरी लाइफ मैंने चौपट कर दी चंद पैसों के लिए। बेटा यही मार्केट है, यही मार्केट है। इस लॉकडाउन के दौरान आपको कहीं से कोई सुविधा नहीं मिली होगी, किसी ने एक सिंगल कॉल नहीं किया होगा कि बेटा कैसी चल रही है पढ़ाई, बेटा क्या है, बेटा कैसे हैं, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है, ईमानदारी से बताओ आपने कितना पढ़ लिया, कितना बच्चा, किसी ने नहीं पूछा होगा। लेकिन जब स्वार्थ जुड़ गया तो सारे लोग पूछ के एक पूरा माहौल क्रिएट हो जाता है वहां पे। उनको पता था अभी उससे काम नहीं है, क्यों बात करें, ठीक है। मेरी अपनी आदत थोड़ा सा हटके है, मैं हमेशा अपने बच्चों से कनेक्ट रहता हूं। जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उनसे भी, जो नहीं पढ़ते हैं उनसे भी कनेक्ट रहता हूं। अगर उन्होंने कुछ पूछा तो मैं उसका रिप्लाई देने के लिए तैयार रहता हूं। मैं जरूर बोलता हूं कि बेटा मेहनत करते रहो, महीने में एक बार मैं आप सभी से बात भी करता हूं कि बेटा कैसी चल रही है पढ़ाई। मुझे अच्छा लगता है, मुझे ये लगता है कि अगर मैं आपके लिए थोड़ा सा भी अच्छा काम कर पा रहा हूं तो मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है। क्योंकि आप सभी लोग, जितने भी बच्चे हैं मेरे पेड क्लास के हैं, जो पेड क्लास के नहीं भी हैं, वो सभी बच्चे मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखते हो। क्योंकि आप हैं तो हम हैं, आपके बिना हम कुछ नहीं। काफी सारे बच्चे बोलते हैं कि सर आप हमारे लिए भगवान हैं, आपने हमको ऐसा मार्ग दिखाया हुआ, आप मेहनत कर रहे हैं, हमारी टीम मेहनत कर रही है। मैंने मतलब बच्चा मैं कुछ नहीं हूं, आपके कारण मैं हूं यहां पे, ठीक है। तो ये तो आप सबका प्रेम है कि आप सबका प्रेम मुझे ऐसा मिलता है, और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि ये प्रेम हमेशा मुझ पर बना के रखिए। तो बच्चा इस चीज को याद रखिएगा। देखिए लाइफ आप दो तरीके से जी सकते हैं। लास्ट बातें करके आज के सेशन को मैं विराम देता हूं। दो तरीके की लाइफ बच्चा होती है, बच्चा लाइफ दो तरीके की होती है, इस बात को समझ लेना, ठीक है। मान लो आप हो, ठीक है, दो तरीके की बच्चा लाइफ होती है, ठीक है। इस बात को नोट करना। देखो मेरे से चित्र वगैरह कुछ बनाते आता नहीं है, मैं आपको केवल मार्गदर्शन दे रहा हूं। बच्चा दो तरीके की लाइफ होती है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, दोनों के लिए। पहली लाइफ की एक एज आती है, जो एज आप लोगों की चल रही है, बात को समझना थोड़ा सा। एक एज है, जैसे कि सपोज दैट की 15 से 20 साल की ये एज होती है, ठीक है। एक एज होती है 20 से लगा करके लगभग 27 साल की, ठीक है। एक एज होती है लगभग 27 साल से लगा करके 35 साल की, ठीक है। और एक एज होती है लगभग 35 साल से लगा करके 50 साल की। खैर 50 की उम्र में तो लोग आज निपट ही जाते हैं, फिर भी अगर मान लेते हैं थोड़ा सा अगर आप निकल भी गए इस चीज़ों से तो 50 से चलो 65 ले लेते हैं, ठीक है। ये तो अंतिम बिंदु है, ठीक है। यही चीज़ें यहाँ पे भी होंगी, 15 से 20 की उम्र, ठीक है, 20 से 27 की उम्र। हाँ बच्चा डिसलाइक भी मुझे मिले होंगे आज की वीडियो में, पता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 27 से 35 की उम्र, फर्क नहीं पड़ता मुझे। देखो मेरे बारे में कोई क्या बोलता है मुझे कभी फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कभी भी फर्क नहीं पड़ता। अच्छी चीज है, अपने विरोधी अपने आसपास रखना चाहिए, तभी आदमी बढ़ पाता है, ठीक है। 35 से 50, ठीक है, 50 से 65, ठीक है। हम सबको दो तरह के ऑप्शन अपनी लाइफ में मिलते हैं, ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है। दो तरह के हमको ऑप्शन मिलते हैं इस उम्र में। आपके पास दो तरीके हैं, या तो आप पढ़ लो, अच्छे से मेहनत कर लो, या तो आप, बहुत सारे ऑप्शन है, मोबाइल चला लो, गाड़ी चलाने में पूरा समय व्यतीत कर लो, घूमने में व्यतीत कर लो,
और आगे आपको पता है कि मैं क्या कहना चाहता हूं, है ना? आप समझ गए हो कि और मैं क्या कहना चाहता हूं, इतना आप सब समझदार हो, 12वीं पढ़ रहे हो, ठीक है, इसमें समय व्यतीत कर लो, ठीक है। अगर आप इस टाइम पे आपने पढ़ा, अब फालतू के कामों पे नहीं जाओ। पढ़ने वाला बच्चा इन चीजों में कभी नहीं पड़ेगा। मोबाइल का इस्तेमाल करो, लिमिटेड करो ना, मैं भी करता हूं भाई। आपको मेरे वीडियो देखने हैं तो उसके लिए आप वीडियो देखो, लिमिटेड इस्तेमाल करो, ठीक है। 20 से 27 अगर आपने मेहनत की है पढ़ने की तो निश्चित रूप से आप तैयारी करोगे, और यदि आपने तैयारी की तो निश्चित रूप से आप सफल भी हो जाओगे। अब यहां पे आपकी एक सिक्योरिटी हुई, आपकी जॉब लग गई। आपने क्या किया, क्योंकि आप पहले से ही निकम्मे थे, आपने 15 से 20 साल में निकम्मापन किया, यहां वहां सेटिंग में ज्यादातर लगे रह गए, मोबाइल, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, फलाना ढेकाना। साला हम तो इंस्टाग्राम चलाना भी नहीं जानते हैं, है ना? यकीन मारो मैं इंस्टाग्राम चलाना भी नहीं जानता हूं ना, तो मैंने अपनी खुद की फेसबुक आईडी बनाई हुई है। व्हाट्सएप इसलिए चला रहा हूं क्योंकि जरूरत है उसकी, आप सब लोगों के लिए। टेलीग्राम इसलिए चलाते हो क्योंकि वहां पे पीडीएफ भेजना होता है, बाकी मेरी कोई जरूरत नहीं है इन सब चीजों की, समझो। आपने इसमें व्यतीत कर दिया। 20 से 27 साल आपने क्या किया, घूमना चालू किया जॉब के लिए। जॉब तो मिलने वाली है नहीं, कंफर्म है। घूमना चालू किया, 7 साल तक आप घूमे, जॉब मिलेगी नहीं बेटा, ठीक है। 27 से 35 साल तक आपने अच्छी से पढ़ाई की, आपको जॉब मिल गई, आपका विवाह हो गया, ठीक है। खुशी जीवन बढ़िया अच्छा खासा चल रहा है, सुखमय जीवन बेटा चल रहा है, ठीक है। यहां पे क्या हुई, बोले घूमते घूमते अगर प्राइवेट जॉब लग भी गई, आपको पता प्राइवेट वाले आपका पसीना निकाल लेंगे बेटा, मेहनत करवाते करवाते हालत खस्ता कर देंगे। जो प्राइवेट जॉब में उससे पूछना बताएगा बेटा, 6-6, 7-7 घंटे पढ़ाने के लिए जाते हैं, 1000-1000, 1200 रुपया में। आपके घरों में अगर कोई लेडीज है तो उनसे पूछिए, ये जो जेंट्स हैं जो पढ़ाते हैं उनको पता है कितने पेमेंट में कैसे पढ़ाते हैं और कितनी मेहनत करवाते हैं। मतलब बस इतना समझ लीजिए कि जिनकी स्कूल है, अब ज्यादा बोलना थोड़ा सा गलत हो जाएगा, वो अपने घर का झाड़ू बर्तन छोड़ करके बाकी सब कुछ करवा लेता है। पेपर पकड़ो, पेपर बनाओ, कॉपी करो, फलाना करो, ढिकाना करो, ऑफिस का काम करो, ये करो, बच्चों को छोड़ने, मतलब हर काम, दुनिया का हर काम करना पड़ता है। ये प्राइवेट का काम है। यहां पे भी आपका विवाह हो गया और एक दुखमय जीवन यहां से आपका क्या हो गया, शुरू हो गया। एक दुखमय जीवन आपका यहां से शुरू हो गया। 35 से 50 के बीच में आपके अच्छे खासे बच्चे हो गए, आपका परिवार बढ़ गया और आपने अपना जीवन इसी परिवार में व्यतीत कर दिया सुखमय ढंग से। 35 से 50 में आपके बच्चे हुए, आपने कोलाहल चालू हो गया घर में, क्योंकि पैसे तो है नहीं, पैसे तो है नहीं, कोलाहल चालू हो गया, बवाल चालू हो गया, क्योंकि हर चीज का जड़ ना पैसा ही होता है। जेब में अगर पैसा नहीं है तो बवाल मचना स्वाभाविक सी बात है, बवाल होना लाजमी वाली बात है। बवाल मचना चालू हो गया, कोलाहल चालू हो गया घर पे, आवश्यकताएं पूरी नहीं हो पा रही, बिल्कुल भी नहीं हो पा रही, ठीक है। वो जीवन 50 से 65 साल में आप बीमार हुए। बीमार जब आप हुए तो अच्छी खासी दवाई के लिए आपके पास पैसे थे, अच्छा खासा आपने मेडिकल लिया, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली, जाके बाहर जाके दवाई वगैरह करवाई और फिर जाके आपको क्या हो जाना, मृत हो जाना है, मृत्यु हो जानी है, ठीक। यहां पे आप बीमार पड़े, किसी तरीके से प्राइवेट जॉब में आपने अगर 10,000 की जॉब की भी तो यहां से तो आपके बच्चों का और आपकी धर्मपत्नी का और अगर आपके माता पिता आपके आश्रित है तो उनका पेट चल रहा है, बहुत बड़ी बात है। यहां से अगर आपके घरों में होंगे, आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर किसी तरीके से थोड़ा सा अच्छा मेहनत अगर कर लिया तो किसी तरीके से यहां पे चल गया। गलती से बाई मिस्टेक अगर एक मध्यम फैमिली का बंदा बीमार पड़ गया तो कर्जा लेने की अनुमति आ जाती है, और जब जेब में पैसे नहीं है ना तो कर्जे देने वाले भी एक भी नहीं मिलेंगे। ये बात नोट करके लिख लो, जब जेब में पैसे नहीं होंगे ना तो कर्जा देने वाला कोई नहीं मिलेगा, इस बात को नोट कर लो। समझ पा रहे हो? फिर क्या होगा, बीमार हो गए, आपके पास नो मेडिकल, आपके पास मेडिकल की कोई भी सुविधा नहीं होगी क्योंकि आपके पास पैसे नहीं है, आपका शरीर पूरा क्या होगा, दर्द देगा क्योंकि आपके पास सुविधा नहीं है, फिर आप मृत होंगे। तो मरना तो इस व्यक्ति को यहां पे भी है और मरना इस व्यक्ति को यहां पे भी है। अब आप यू हैव डिसाइडेड, आप डिसाइड करो कि आपको इस लाइन पे जाना है कि आपको इस लाइन पे जाना है। 99% लोग इस लाइन पे जा रहे हैं, इसीलिए आज हालात इतनी है कि इतनी बेरोजगारी है, इस तरीके के केसेस हो रहे हैं, अपराध घटित हो रहे हैं, क्योंकि आवश्यकता तो सबको है पैसे की, बस निकम्मापन इन्होंने यहां किया हुआ है। और इन सालों का 15 से 20 और 27 लगभग अगर आप समझ लो तो ये 10 साल इन्होंने निकम्मापन किया हुआ है, जिसका खामियाजा वो 30 साल से लगाकर 65 साल तक भर रहे हैं और 10 साल पहले ही भर चुके हैं। यानी पूरी लाइफ आपकी इन 10 सालों पे टिकी हुई होती है जो आपने बर्बाद कर दी होती है।
और अगर इन्हीं 10 सालों में 15 से 20 और 20 से 27 आपने अच्छी खासी मेहनत कर ली, आपकी एक जॉब लग गई, आपकी एक सिक्योरिटी लग गई, आपका और आपके बच्चों का और आपकी पूरी फैमिली का बैकग्राउंड सेटअप हो जाएगा, कहीं भागने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। तो यू विल बी डिसाइडेड, आप डिसाइड करिए कि आपको इनमें से कौन सा रास्ता चुनना है। बच्चा देखो, ज्ञान देना बड़ा आसान काम है। काफी सारे बच्चे मुझे अपना आइडियल भी मानते हैं, इसलिए मुझे लगा कि आज कुछ बच्चों के लिए जरूर बताना चाहिए ताकि वो बच्चे थोड़ा सा पॉजिटिव वे में आ जाएं। ठीक है, देखो आप मेरे से पढ़ो या ना पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता है। काफी सारे बच्चे देखो नए भी जुड़ते हैं, काफी सारे बच्चे पुराने चले भी जाते हैं, मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता इन सब चीजों से, क्योंकि आप अगर हमसे जुड़े होगे तो ठीक है, नहीं जुड़ोगे तो ठीक है। बच्चा 300 रुपये कोई बड़ी रकम नहीं होती है, आपको 300 रुपये में दोनों बैच मिलते हैं। ठीक है, कोई बड़ी रकम नहीं है। लेकिन होता क्या है ना कि आपके दिमाग में पढ़ना नहीं है। जिसको पढ़ना है वो इन चीजों को बिल्कुल माइंड नहीं करता कि उसको पढ़ना है, लेकिन जिसको पॉलिटिक्स करना है वो इन चीजों को ज्यादा ध्यान देता है। अपने मोबाइल में बैलेंस डलाने में, गाड़ी घूमने में, आइसक्रीम खाने में, पार्लर जाने में, जहां पे पैसा खर्च करने में प्रॉब्लम नहीं होती है। फ्रेंड के साथ खड़ोगे, बर्थडे हो गया, 1000-2000 रुपया खर्च हो गया, लेकिन एक बैच को 300 रुपये में पढ़ने के लिए आपकी हालत खराब हो जाती है, क्योंकि हो सकता है आप पढ़ लिख के ये बन जाए। ठीक है, तो जीवन में कहीं पे भी रहो, मेरे से जुड़ो ना जुड़ो मैटर नहीं करता, लेकिन हमेशा इस लाइन को चूज करना और इस बात को नोट कर लो, लिख लो कि जो आज करोगे ना उसका भुगतान तुमको इसी जिंदगी में करना पड़ेगा। ऐसा कहते हैं ना, अतीत लौट के नहीं आता, अतीत लौट के आता है। अतीत कभी पीछा नहीं छोड़ता है, अतीत कभी भी पीछा नहीं छोड़ता है बच्चा, अतीत लौट के आता है। ये वही अतीत लौट के आता है। बीमार पड़े, दवाई के पैसे नहीं है, कोलाहल हुआ, पैसे नहीं है, दुख ही दुख है, क्योंकि आपने इस टाइम पे अतीत में काम नहीं किया था। ये वही सुख है, बीमार भी पड़ा, मेडिकल की दवाई है, पैसे हैं, सुख है, ये अतीत है, क्योंकि अतीत में उसने मेहनत की थी। ठीक है, आज जैसे आप काफी सारे लोग क्या होता है कि जैसे बोलते हैं कि पापा जी फलाना आदमी 5 स्टार होटल पे खाता है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, तो पापा क्या बोलेंगे बेटा वो हराम की कमाई है। क्या ये सच बात है? नहीं। वो पिताजी अपनी नाकामयाबी छुपाने के लिए अपने बच्चों को झूठ बोल रहे हैं। क्या 5 स्टार में खाने वाला हर बच्चा या हर बच्चे के पिताजी क्या फरेब का पैसा कमाते हैं? क्या फ्रॉड का पैसा कमाते हैं? नहीं, अपनी नाकामयाबी छिपाने के लिए बच्चे को झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसने उस टाइम पे ये किया ना, इसलिए आज हालात ये है। मैं किसी का विरोधाभास नहीं हूं कि आप अपने पापा को बोलो पापा आपने मेहनत नहीं की होगी अपने टाइम में, इसलिए हम लोग ऐसे हैं। यार अगर पापा ने की तो तू कर लेना, तेरे को तो मौका दिया तेरे पिताजी ने। हो सकता है उनके पिताजी ने उनको मौका नहीं दिया हो, इसलिए वो नहीं कर पाए। तेरे को इसलिए तो पढ़ा लिखा रहे हैं ना, ताकि तू मेहनत करके काम कर। और तुमको अगर सुविधा दे रहे हैं, तुमको अगर सारी सुविधाएं मिल रही हैं, तो उसका फायदा उठाओ। प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है कि फ्रॉडगिरी बंद करिए, एक अच्छा व्यक्ति बनिए, एक अच्छा इंसान बनिए। अगर आप फ्रॉड करेंगे ना, देखो मेरे बहुत सारे वीडियो काफी सारे बच्चे शेयर कर देते हैं, मुझे पता है, मैं उनको देखता भी हूं, लेकिन कभी टेक्निकल टीम ने बोला कि सर इनको डिलीट कर दे, मैंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, 1-2 बच्चों को शेयर किया, कर लेने दो, उसका परिणाम वो खुद भोगेगा। याद रखना, उसका परिणाम वो खुद भोगेगा। अतीत लौट के आता है। ये धमकी नहीं दे रहा हूं, ये समझा रहा हूं, ये धमकी नहीं दे रहा हूं, ये समझा रहा हूं। किसी की दिल से निकली हुई बद्दुआ ना कभी काम नहीं आती, तो हमेशा दुआएं आप मांगिए। आप सब लोग के पास कोई भी प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, आप पैसे नहीं कर पा रहे हो, आप मुझे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। इतने सारे बच्चे 2-4 फ्री में पढ़ेंगे तो कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन क्या वास्तविकता में ऐसी कमजोरी है? क्या ऐसी प्रॉब्लम्स है? क्या ऐसी इशू है? मैं सुनता हूं, क्यों नहीं सुनता हूं? मैं सुनता हूं, सबका सुनता हूं, लेकिन दिक्कत मेरे पास है कि हर महीने में 30 दिन पेमेंट आपसे नहीं मांग सकते, इसलिए एक दिन मैंने डिसाइडेड किया हुआ है। ठीक है, क्योंकि बच्चा मैं भी एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग करता हूं, बहुत ही नॉर्मल फैमिली से मैं भी बिलोंग करता हूं, तो मेरी भी कुछ अपनी आवश्यकता है, जिसके कारण से मैं ये सारे वीडियो वगैरह बनाता हूं और अपनी मेहनत करके अपनी पढ़ाई भी करता हूं। और अपनी पढ़ाई के लिए जो भी कापी किताब वगैरह के पैसे होते हैं वो आप ही लोगों मुझे देते हो, जहां से मेरी भी पढ़ाई चल रही है। तो आप लोगों के लिए अगर मैं भगवान हूं, तो मेरे लिए आप भगवान है, मेरे लिए आप भगवान है, क्योंकि मेरे सारे सोर्सेस आपसे मिलते हैं। तो जीवन में कभी आपसे मिला ना, कभी सफल तो होना ही है, कंफर्म है। कभी सफल होकर अच्छा व्यक्ति बना ना, तो आप लोगों से मिलने जरूर आऊंगा। मिलो ना, बात अलग है, 101%। तो जितनी रिस्पेक्ट आप मुझे देते हो, उससे 4 गुना रिस्पेक्ट मैं आपको करता हूं। हो सकता है आप 4 गुना देते हो, मैं 1% देता हूं, लेकिन रिस्पेक्ट है। ठीक है,
लेकिन बुरा लगता है जब आप लोग मेहनत नहीं करते। मैं क्वेश्चन देता हूं, आप क्वेश्चन लगा के 8 से 10 25 40 बच्चे भेज देते हैं, बाकी बच्चे भेजते नहीं है। यार मेहनत करो, मजा आएगा ना मेहनत करने में। दिक्कत क्या है यार 300 रुपया रकम ही क्या होती है, वीडियो देख के पढ़ना ही तो है। नहीं बनता तो फोन करके पूछो ना। ऑल टाइम परेशान मत करो, मैं भी अपना तैयारी पे लगा हूं तो मेरा भी नुकसान ना हो, ठीक है। वैसे भी एक क्लास हिंदी इंग्लिश की तो कंटिन्यू करवाते हैं अपन। अच्छा, कल मैं आपको इकोनॉमिक्स के सारी प्लेलिस्ट एक भेज दूंगा, मेरे है तो उसको आप पूरे पढ़ डालिएगा, जो आपके काम की होगी। आपके ग्रुप में कल मैं डलवा दूंगा, ठीक है। हाँ, इस बात को याद रखना, क्योंकि इकोनॉमिक्स अलग अलग करवाएंगे, कंप्लीट होना पाएगी। पूरी प्लेलिस्ट आपको दे दूंगा, तो आराम से आप अपने काम की चीज उसमें पढ़ते रहो, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अध्ययन मैं बाद में करवा दूंगा, परेशान मत हो प्लीज, प्लीज परेशान मत हो, इतना ट्रस्ट हम पर रखो, मैं करवा दूंगा। तो ये सारी बातें हैं। जीवन आपका है, जीवन बहुमूल्य है, जीवन बहुत ही कीमती है, इसको व्यर्थ में मत गवाओ। अच्छे से मेहनत करो, जम के मेहनत करो। ईश्वर चाहेगा तो आप जरूर सफल होंगे, ईश्वर चाहेगा तो आप जरूर सफल होंगे और एक मुकाम हासिल करेंगे। तो चलिए, इन्हीं बातों के साथ आज मैं विराम लेता हूं। सॉरी, आपका समय मैंने व्यर्थ किया। कल हम लोग फिर मिलेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी लोगों को गुड नाइट। और एक आखिरी बार मैं आपसे कह रहा हूं कि जीवन में पैसे इंपॉर्टेंट नहीं रखते हैं, जीवन में करियर इंपॉर्टेंट रखता है, जीवन में सफलता इंपॉर्टेंट रखती है और जीवन में मेहनत इंपॉर्टेंट रखती है। अगर आपने आज मेहनत कर ली, अगर आप आज सफल होकर निकल गए, तो निश्चित रूप से आपकी पूरी जिंदगी सफलता के साथ गुजरेगी। और अगर आज आप इन सब चीज़ों में पड़ गए ना, तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। बच्चों, आज के ये वीडियो बनाने का यही मतलब था। ईमानदारी से पढ़ो, ऑब्जेक्टिव अच्छे से सॉल्व करो, थ्योरी अच्छे से पढ़ो, सवाल अच्छे से पढ़ो, इमेजिन करके सारी चीज़ों को पढ़ो, रट्टा मारना बंद कर दो, कभी चीज़ें गलत नहीं होने वाली हैं, ठीक है। और सुबह उठना जरूर प्रयास करो। 1 दिन 2 दिन 4 दिन आपको प्रॉब्लम हो सकती है, फिर आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए, ठीक है, आज इन्हीं बातों के साथ मैं विराम कर लेता हूँ। कल हम लोग फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।